Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 4, Industrial Reforms of IPR 1956 of class 12th Indian Economy. So, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 4. ये वीडियो आप क्लास 12th के लिए है फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड एज वेल एज फॉर CUET. सो आप कर सकते हो इसको, उसके लिए भी प्रिपेयर. तो अभी तक हमने करा इंडियन इकोनॉमी का. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से पहले हमने कर ली इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमने प्लानिंग वाला चैप्टर कर लिया, हमने एग्रीकल्चर कर लिया. अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री. अगर आपको याद हो, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमने जो है 3 कंडीशन पढ़ी थी. एग्रीकल्चर की पढ़ी थी, इंडस्ट्री की पढ़ी थी और फॉरेन ट्रेड की पढ़ी थी कि कैसे कैसे तीनों सेक्टर को उन्होंने एक्सप्लॉइट करा. तो अब हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करा, यानी अच्छा करा, बढ़ाया. ठीक है, अब थोड़ा सा समझो टाइमलाइन का. देखो, हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज 1950 वाला टाइम टू 1990 तक का टाइम पीरियड. 5th चैप्टर तक आपने ये वाला टाइम पीरियड चलना है कि 1950 से 1990 तक क्या हुआ वो आप पढ़ोगे. देन चैप्टर 6 से स्टार्ट करोगे कि 1991 में जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तब क्या हुआ. ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले का रिवाइज करेंगे बिकॉज जरूरी है रिवाइज करना. सो आपको बता दूं कि इस पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे सारे सेक्टर को हमारे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा. दूसरे चैप्टर में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने कैसे इनिशिएटिव दिए जब उसने अलग अलग इकोनॉमिक प्लानिंग करी. तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो ब्रिटिशर्स ने इतने गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट करा था, उसको जो हमारे मतलब हम गवर्नमेंट है उसने कैसे मतलब अलग अलग पॉलिसीज ला के, ग्रीन रेवोल्यूशन करके, जो HYP सीड्स वगैरह ला के उसको कैसे इंक्रीज करा. फिर हमने पढ़ा, अच्छा हमने एग्रीकल्चर हो गया ना, हाँ अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री, कैसे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को इंक्रीज करा. तो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. उसने निकाली IPR 1956. अब ये IPR क्या है? IPR है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956. 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया जिसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने 3 शेड्यूल बना दिए ABC, और हर एक शेड्यूल में वो बांट दी, इंडस्ट्रीज बांट दी. ठीक है, इंडस्ट्रीज बांट दी IPR में. एंड उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले थे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ने वाले हैं और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी कर दी, लाइसेंस का भी पढ़ेंगे. एंड दैट्स इट. ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना क्या बेसिकली. तो आपको समझ, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं. तो इसका क्वेश्चन जो है 2 तरीके से आता है, चाहे तो लिख दिया IPR 1956, चाहे तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, दोनों में सेम ही आंसर चल जाता है. ठीक है, तो आपने इसमें से शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. कि क्या रोल था, क्यों नीड थी हमारे पब्लिक सेक्टर को कूदने के लिए ताकि वो हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करे. सो देखो, जब हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन पे थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट कर रखी थी, उस टाइम पे क्या चीज़ थी कि जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइज थी, सिर्फ 2 ही थी, एक टाटा एक बिरला. सबसे फेमस उस टाइम की यही थी जो चली पड़ी थी हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज. तो गवर्नमेंट को इसमें, यानी पब्लिक सेक्टर को इसमें आना ही पड़ेगा, एज अ लीडिंग रोल खेलना ही पड़ेगा, बिकॉज 2 इंडस्ट्री से इकोनॉमी नहीं चलती. ठीक है, तो ये 3 रीजन है क्यों नीड है हमें पब्लिक सेक्टर का एज ए लीडिंग रोल. पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो थे वो इतनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते थे. अब उसके कुछ रीजन है, सुनो ध्यान से. क्यों प्राइवेट सेक्टर जो है कैपिटल इतनी नहीं करते थे? बिकॉज अब देखो, उस टाइम क्या था, इंडिपेंडेंस बस जस्ट अभी जो है हम इंडिया उठा ही था, एक्सप्लोइट करा था ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा. जो लोगों की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लोग इतने अमीर नहीं थे, तो जिसकी वजह से अब अगर प्राइवेट अपना इंडस्ट्री सेटअप भी करता है तो लोग तो खरीदेंगे नहीं, बिकॉज डिमांड बहुत कम थी उस टाइम पे. तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं तो वो सेटअप करके क्या करेंगे. तो एक रीज़न ये था कि जिसकी वजह प्राइवेट सेक्टर जो है कैपिटल ही नहीं लगाते थे. सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव
capital to undertake investment in the industrial ventures required for development of the Indian economy. At the time of independence, Tatas and Birlas were only well-known private enterprise. As a result, government had made industrial investment through public sector undertakings. देखो उस टाइम मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करते थे इन कैपिटल, वो आपको पता चल गया। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे टाटा बिरला दो वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, ये आपको मैंने बता दिया, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एज एन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ी। दूसरी चीज, lack of intensive of the private sector. The Indian market was not big enough to encourage private investors to undertake major projects, even if the capital do so. Due to limited market, the low level demand industries. अब जो प्राइवेट जो हमारी इंडियन मार्केट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को हम इनका इनकरेज कर पाए। बिकॉज देखो अगर वो कर भी लेते हैं, ये चीज़ को पहले बताइए मैंने कि अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर भी लेते हैं, बट लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो फिर लोग खरीदता कौन उनसे, तो जिसकी वजह से देयर वाज लो और लैक ऑफ इंटेंसिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब लीडिंग रोल की क्यों जरूरत थी, बिकॉज अगर गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना है, सो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी विद सोशल वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। As a result, the state had complete control of those industries that were the vital in economy. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इक्वालिटी का या फिर इक्विटी का और सोशल वेलफेयर का गवर्नमेंट का, वो तभी अचीव हो सकता था अगर हमारी स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। जैसे जैसे हमारा स्टेट जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल करेगा तो हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमी बन जाएगी, वाइटल इकोनॉमी बन जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ भी कही थी, हमारी इंडिया ने क्या करा था जब 5 ईयर प्लान्स करे थे, उन्होंने क्या करा, चलो एग्रीकल्चर करना ठीक है, और इंडस्ट्री तो रह ही गई, चलो इंडस्ट्री को भी करते हैं अगले प्लान में, अरे फॉरेन ट्रेड रह गया, अगले प्लान में फॉरेन ट्रेड को करते हैं। उसने लाइन वाइज नहीं करा कि पहले एग्रीकल्चर हो जाए फिर आराम से हम इंडस्ट्री पे आएंगे, चलो ठीक है, फिर इंडस्ट्री हो जाए चलो फिर अपना ट्रेड पे आएंगे। नहीं, गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये रहता है और चलो ये भी कर दो, ये रहता है, तो एक प्लानिंग ढंग से नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में इकोनॉमी अप डाउन होती रही। ठीक है, सो अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज आईपीआर या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में बहुत रेयर आता है कि व्हेन मतलब कब हुई थी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इनिशिएटेड आ सकता है। एंड ये जो सारा लिखा है ना, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, आगे मेन तो ये है, ये तो आप ऐसे काटा ही मार लो इसको, इतना कुछ खास नहीं है ये, फिर भी बता देता हूँ क्या है। बताता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, एक कॉम्प्रेसिव पैकेज है पॉलिसी मेजर का, जिसके अंदर सारे इश्यूज आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है अलग अलग प्रिंसिपल, रूल्स और रेगुलेशन को मतलब कहते हैं ना मिल के वो हुआ है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 के बाद जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसने काफ़ी सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखे थे, ये लिखा हुआ है इस पूरे के अंदर। और 30 अप्रैल 1956 को हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है इंडिया ने अडॉप्ट करी थी। बस ये इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेन आपने ये लिखना है आईपीआर में। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारी 3 कैटेगरीज में बटी हुई थी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल में बटी हुई थी। पहले शेड्यूल के अंदर क्या था, पूरा का पूरा रोल दे रखा था पब्लिक सेक्टर को कि इस पे एक भी इंडस्ट्री जो है हमारी प्राइवेट नहीं होगी, कि पहला वही ए तो हमारा गवर्नमेंट ही रहेगा। हम वो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट रोल पहला रहे, पब्लिक सेक्टर का पहला रहे, प्राइवेट को ज्यादा रोल ना दिया जाए। The first category of the comprised industry that would be exclusively owned by the state in this schedule, 17 industries were included. 17 इंडस्ट्रीज होती थी गवर्नमेंट की पहले शेड्यूल में। कौन कौन सी, जैसे आर्म्स हो गए, एमिटेशंस हो गए, एटॉमिक एनर्जी होगी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज होगी, एयरक्राफ्ट हो गए, ऑयल हो गए, रेलवे हो गए, शिपिंग हो गए और भी। फिर आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल के अंदर 12 तो आपकी हो जाएंगी, गवर्नमेंट की थी 12 एंड थोड़ी और मतलब जो थोड़ी बहुत जो है इसमें वो होती थी प्राइवेट सेक्टर की, बट उनका क्या होता था, सेकेंडरी रोल होता था। फर्स्ट रोल इज ऑलवेज अ पब्लिक सेक्टर, बेसिकली द गवर्नमेंट सेक्टर। This would initiate of setting industries in the private sector to supplement the efforts of state, and the schedule includes industries like aluminium and other mining industries, machine tools and fertilizers etc. शेड्यूल सी में क्या था, शेड्यूल सी में था जो बच्ची कुची हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज है वो सारी डाल देते थे बस।
और इस शेड्यूल के अंदर क्या था कि किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को अगर अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, चाहे उसको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अगर उसको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज। अब आते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या था? बेसिकली एक रिटन परमिशन है गवर्नमेंट से कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट को गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए लेनी होती थी, और गवर्नमेंट जो है इसको कब इशू करती थी? अगर किसी को नई इंडस्ट्री बनानी है या फिर किसी को एक्सपेंड करनी है अपनी इंडस्ट्री, या फिर उसको डाइवर्सिफिकेशन करनी है अपने प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स की, सॉरी। According to the industrial licensing, no new industries was allowed unless a license is obtained from the country. कोई भी कंट्री इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं कर सकती थी, नहीं सॉरी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग कोई भी नई इंडस्ट्री ऐसे नहीं बन सकती थी जब तक उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिल जाता। इट वॉज ईजियर टू अपडेट द लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश इन इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया। अगर कोई बैकवर्ड एरिया में गाँव वाली साइड अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है कि इंडस्ट्री में उस साइड खोल रहा हूँ मुझे लाइसेंस दे दो, तो उसको तो एज कम्पेयर टू पहले जो बाकी चीज है उनसे जल्दी मिल जाता था। क्यों? क्योंकि इन यूनिट्स को क्या करते थे गवर्नमेंट? टैक्स कंसेशन देते थे कि आपको टैक्स रिबेट्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ेगी, वहाँ बिल नहीं देना पड़ेगा। पॉलिसी इस पर्पस का क्या आता है इस पॉलिसी का कि रिलीजन इक्वालिटी हो, मतलब ताकि लोग जो हैं यानी जो आपके वो हैं जो कौन है जो आपकी ये हैं गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्राइज वहाँ खोलेंगे अगर हम टैक्स रिबेट्स वगैरह देंगे। ये बेसिकली आपका मोटिव था। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। License was needed even if the existing industry wants to expand output for diversify project production. License to be expand production was given only if the government was convinced that there was a need of larger quantity of goods in the economy. License to extend production was on, देखो चाहे लाइसेंस मतलब चाहे आपने इंडस्ट्री मतलब बनी बनाई है उसको और एक्सपेंड करना है, कोई भी प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना है तो भी आपको लाइसेंस की नीड पड़ेगी, उसने ये बोला। ठीक है। अब आते हैं हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी? कहते भाई 1950 में तो 5 लाख में काम चलता था, बट एट प्रेजेंट अब 1 करोड़ रुपीज लगता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। क्या फायदे हैं इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के? पहला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना ज्यादा लेबर इंटेंसिव लगता है। आपको पता है दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव ज्यादा लेबर का यूज होता है और कैपिटल जिसमें मशीन वगैरह का ज्यादा यूज होता है। दे यूज मोर ऑफ लेबर, इसमें लेबर की ज्यादा यूज होती है, और लार्ज स्केल में क्या होता है मोस्टली मशीन्स वगैरह होती हैं, इसलिए इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और एग्रीकल्चर की बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं ज्यादातर लोगों को। दूसरी चीज, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, और इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है बिग फर्म से। क्यों? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है कॉम्पीट नहीं कर सकती बड़ी बड़ी फर्म से। क्यों? क्योंकि दे कैन फ्लरिश ओनली व्हेन दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्ज फर्म्स। वो सिर्फ तभी फ्लरिश हो सकती है if they are protected from the large firms, and therefore the government for their growth took various steps। तो गवर्नमेंट इसलिए काफी सारे स्टेप्स लेती है ताकि ये ग्रो करे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट क्या करती है कि इनके लिए ना प्रोडक्शन को रिजर्व कर देती है, कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, और जिनका क्राइटेरिया रिजर्व करने का वो डिपेंड करता है इनकी कि भाई इनकी क्या एबिलिटी है, कितना इनको चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट्स इट। उस बेसिस पे रिजर्वेशन होती है। दूसरा, वेरियस कंसेशन, को कंसेशन भी काफी अच्छा मिलता है कि मिलना चाहिए, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर आल्सो गिवन कंसेशन, और मिलता है सॉरी, सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर रेट, कि उनको मिलता है जैसे लोअर एक्साइज ड्यूटी मिल गई और बैंक लोन मिल गए बट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अप्रेजल्स, क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि क्या क्या उसके फायदे या क्या क्या अप्रेजल्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। पहला, the proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period of 11.8% in 1951 to 24.6% in 1991। कहते कि जीडीपी जो कंट्रीब्यूट जीडीपी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में दे रहा था, भाई वो 1950 के टाइम में जब एक्सप्लॉइट हो रहे थे तब तो 11.8% था, बट अब एट प्रेजेंट अगर हम देखें 1990 से 91 तक जो जिस टाइम पे ये पॉलिसी आई 24.6% हो गया। वैसे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा है, बट अगर आप एट प्रेजेंट देखो तो इतना अच्छा नहीं था, आगे हम पढ़ेंगे क्यों।
नेक्स्ट चैप्टर में से this rise in the industry share of GDP is an important indicator for development, and the 6% of annual growth rate of industrial sector during this period is also admirable. तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्री मतलब जीडीपी का मतलब इंडस्ट्री से इतना अच्छा जीडीपी का राइज मिल रहा था, तो हम इसको एज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर डेवलपमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इससे क्या थी, हमारी 6% एनुअल ग्रोथ रेट होती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की इस पीरियड के अंदर। Indian industry was no longer restricted to cotton, textile and jute। वो कॉटन टेक्सटाइल और जूट तक सीमित नहीं थी, इसके अंदर इंजीनियरिंग गुड्स और काफ़ी सारे कंज्यूमर गुड्स भी आते थे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वेल डाइवर्सिफाइड बन गया था 1990 से पहले ही। किसकी वजह से? पब्लिक सेक्टर की वजह से। The promotion of small scale industries gave opportunities to the people with small capital to get into business। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब गवर्नमेंट कहती है ना एसएसआई बनाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट वो बनाओ खोलो, तो ये कहता है जिन बंदों के पास पैसा नहीं होता ज़्यादा स्मॉल कैपिटल, वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते थे, उन वो बहुत ज़्यादा इस बिजनेस में आ रहे थे स्मॉल स्केल में। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हेल्प जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड ग्रोथ विद इक्विटी। और जिसकी वजह से क्या होता, जो लोग कम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, बिकॉज अब हर कोई अपने में लेबर हायर करेगा, तो लोग एम्प्लॉयड हो रहे थे, जिसकी वजह से ग्रोथ भी हो रही थी बट इक्वालिटी के साथ हो रही थी। चौथी चीज, प्रोटेक्शन मिल रहा था हमें फॉरेन कंपटीशन से, किसकी वजह से? इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। अभी इंपोर्ट सब्सिट्यूशन क्या है, जब नंबर 5 में पढ़ोगे फॉरेन ट्रेड में। बेसिकली इसमें था क्या कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी यानी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी लगा दी थी, जिसके तहत ये था कि बाहर से कोई भी सामान हमारे इंडिया में नहीं आ सकता था। बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स लगा दिए थे, जस्ट इसलिए बचने के लिए, ताकि हमारी फॉरेन ना कोई हमारे यहाँ से वहाँ भेज सकता था बेचने के लिए, ताकि हमारी फॉरेन करेंसी बची रहे, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा रहे, और हमें कंपटीशन से बस बचे रहे, जो इस वजह से इसने करा था। ठीक है, तो यहाँ प्रोटेक्शन हो रही थी हमारी फॉरेन कंपटीशन से। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, नेक्स्ट चैप्टर में आराम से पढ़ोगे। Enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sector, while otherwise could not develop how the production was। two drawbacks, इसके दो drawbacks थे। पहली चीज inward looking trade strategy, वही अब आगे पढ़ोगे, that हमारी जो policies थी वो inward oriented थी, तो हम एक stronger export sector नहीं बना पाए। Lack of competition due to restriction in the import, some domestic producer made sincere efforts to make quality of force to Indian consumer to purchase whatever they produce, and domestically failed to generate a standard of production quality। Lack of competition, अब देखो, जब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन लगा दिया, बाहर से कुछ आ नहीं सकता, तो क्या था, अब कंपटीशन नहीं बढ़ रहा था। अब हम अपना मार्केट में नहीं बेचेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो कंपटीशन था नहीं, मजे से अपना इंडिया में बेच रहे थे सारे। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में समझ लोगे। लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाउएवर एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएटेड टू डिफिकल्टीज। अब लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या कर रही थी हेल्प गवर्नमेंट को, कि वो जो है मॉनिटर भी कर सकते थे, कंट्रोल भी कर सकते थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। बट इससे क्या हुआ, जब एक्सेसिव रेगुलेशन हुआ गवर्नमेंट को, ज़्यादा गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा, तो क्या हुआ, दो डिफिकल्टीज है। पहली चीज़ मिसयूज, इट वाज मिसयूज बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेज, कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या करा, लाइसेंस ले लिया। किस ले लिया? फॉर्म स्टार्ट करने के लिए नहीं, बट जो और कॉम्पिटिटिव है ताकि वो ले ही ना पाए, इसलिए उन्होंने ले लिया। दूसरी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग था, cumbersome and complex procedure of obtaining license is very time consuming। Industries in trying to obtain a license spend a lot of time। ये जो लाइसेंस का प्रोसेस था बहुत ज़्यादा बड़ा था, टाइम कंज्यूमिंग था, कॉम्प्लेक्स था, इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था अगर उनको लाइसेंस लेना होता था। लास्ट, public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure, promoting development for the backward areas। public sector क्या था, public sector का ये contribution, ये इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो कराने के लिए जो पब्लिक सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन करा, ये रिमार्केबल था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बैकवर्ड एरियाज का बहुत अच्छे से हुआ। However, public sector continue to monopolize in certain non-sustainable handled by private sector, for example telecommunication। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी मोनोपोली के अंदर करने का ट्राई करा, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड हो गया, जैसे मॉडर्न ट्रेड। Or as a result, precious funds of public sector were channelized into areas where private sector could have been easily engaged। Many public sector firms also incurred huge losses but continued to function before difficulties in closing government undertaking। काफ़ी सारे public sector को loss भी हुआ but फिर भी function करते रहे, because just
बिकॉज डिफिकल्टी इन द क्लोजिंग ऑफ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बिकॉज उनको डिफिकल्टी आ रही थी जस्ट टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्लोज करने में. So many scholars criticize the monopoly of public sector in non-essential areas. According to them, role of public sector should be limited to strategic other non-essential areas like national defense, and private sector should be given opportunity for the non-essential areas. काफ़ी सारे scholars ने इसको criticize करा कि जो public sector जो है non-essential areas में monopoly ले रहा है, उनके according जो public sector है उनको limited जगह पे role देना चाहिए, जो नॉन एसेंशियल एरियाज वहाँ पर नहीं देना चाहिए. जैसे नेशनल डिफेंस में है उनकी जरूरत पब्लिक की तो उनको दो, प्राइवेट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए नॉन एसेंशियल एरियाज के लिए, उनका कहना ये था. ठीक है, सो दिस वाज योर चैप्टर. थैंक्स फॉर वाचिंग. आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा चैप्टर. ये आपका था चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू टी आर जैन. आप मेरी वीडियोस देखते हो तो समझ जाना, मैं टी आर जैन से ही कराता हूँ. So this was your chapter for today, industrial sector reforms, and I will meet you in the next video. Thank you for watching, and if like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.